नया गांव में शादी समारोह में पहुंचे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी आज नया गांव में एडवोकेट मुकेश सैनी की भतीजी की शादी में पहुंचे, जहां उन्होंने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। और आज गोहाना में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यकर्ताओं का एकजुटता सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गोहाना के अंदर बहुजन समाज के लोग ने इस मीटिंग में अपनी भागीदारी दी और सुप्रीमो राजकुमार सैनी को यकीन दिलाया कि आगामी चुनाव में जनता उनके साथ खड़ी है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात बहुजन समाज के लोगों द्वारा कही गई। सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने कहा कि आज हमारे बहुजन समाज को एकत्रित होने की जरूरत है। अगर हमारा बहुजन समाज एकत्रित नहीं होगा तो दुराचारी ताकतें और राजनीति हावी रहेगी, जिससे दबे कुचले वर्गों की आवाज को उठाने वाला कोई नहीं होगा। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने कहा कि आज जो बहुजन समाज के महापुरुषों को सरकार जो भूलती जा रही है, उस पर भी राजनीतिक लोग अपने कुछ फायदे के लिए समाज के महापुरुषों को नाम को दबाने और बदलने का काम कर रहे हैं। वही बहुजन समाज के लोगों ने सुप्रीमो राजकुमार सैनी को यकीन दिलाया कि आगामी चुनाव में हर संभव मदद करेंगे। सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि हम कई बड़े फैसला लेंगे कि आने वाले समय में चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार कर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। वही लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने यह घोषणा की कि एडवोकेट मुकेश सैनी प्रधान युवा सैनी समाज बहादुरगढ़ को एक नई जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। वही एडवोकेट मुकेश सैनी प्रधान युवा सैनी समाज ने कहा कि मुझे जो जिम्मेवारी पार्टी के प्रति सौंपी गई है, मैं उसको पूरी जिम्मेवारी और निष्ठा व पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और सुप्रीमो राजकुमार सैनी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे यह नई जिम्मेवारी सौंपी है। भाई मुकेश जी की भतीजी की शादी थी, तो मेरे पास तो इन्विटेशन आज वैसे वहां का था सफेदों का, लेकिन जाना सफेदों को जाते जाते हमारे कार्यकर्ता के भाई की डेथ हो गई थी, मंगत जी के ब्रदर की। तो वहां से जो है ना, आज महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर गोहाना के अंदर एक प्रोग्राम था, उसकी विचारधारा को लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन था। वहां से फिर हम जज्जर गए। आज अभी शादी में बहादुरगढ़ आए, अंजल यहाँ का लिखा हुआ था, तो आज आपके बीच में है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई गई, तो क्या युवाओं में ऊर्जा का संचार किया? देखिए, हम कितने देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगा रखी हैं, ऐसी ही महात्मा ज्योतिबा फुले की भी मूर्तियां हैं। जबकि मूर्ति पूजा का खंडन महात्मा ज्योतिबा फुले भी करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन बाबा साहब भी करते थे। लेकिन इस देश की परंपरा है, यहाँ जो है जितने भी ऋषि मुनि आए सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। चाहे कबीरदास रहे, चाहे रविदास रहे, चाहे गुरु नानक देव रहे, चाहे गुरु गोविंद सिंह रहे, चाहे कांसी राम जी रहे, चाहे बाबा साहब और चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले रहे, सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये पत्थरों में मत्था फुड़वाने से आपको कुछ ज्ञान कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग विचारधारा को फॉलो करो। विचारधारा हम मानते नहीं, झूठी शान में फंसे रहते हैं। मैं बाबा साहब की और महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा से प्रेरित हूं और मैं सिर्फ लोगों को एक ही बात समझाता हूं कि भाई, अगर किसी ने कोई शिक्षा किसी बुक्स में लिखी है या किसी के मीटिंग में बैठ करके मिलती है किसी गाइड के तौर से, उसको फॉलो करके बाकी के समाज को इंसाफ, उसको अंधविश्वास और पाखंड से बचाओ, ताकि हमारा 85% जो कमजोर तबका है वो अपने हितों के लिए जागृत हो जाए। अन्यथा क्या हो रहा है, आज धर्म कर्म पुण्य पाप पुनर्जन्म स्वर्ग नरक की कल्पनाओं से इस पूरे भारतवर्ष के मूल निवासी समाज को, जो हमारा SC/BC समाज है, इसमें मोस्टली बैकवर्ड ज्यादा फंसा हुआ है कि भाई आप पुण्य दान करो, आप जो है ना भंडारे लगाओ, आप जो है ना अच्छे कर्म करो, क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? परियां मिलेंगी। अरे यहाँ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं कर रहा, वहां तुम परियां ढूंढ रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप स्वर्ग और नरक की कामना जो कर रहे हो वो इसी धरती पे स्वर्ग और नरक है, इसी जीवन में।
किसी घर में अच्छा लेन देन का जुगाड़ है, रोजी रोटी की कोई कमी नहीं, भाइयों में, स्त्री में, बच्चों में, सब में प्रेम है, समाज में इज्जत है, वो बीमारी और मुकदमा नहीं तो वहां स्वर्ग है। जहां ये सारी बीमारियां हैं, मुकदमा है, लठम लठी, 2 पैसे के लिए और जुगाड़ रोटी का भी नहीं है, और घर में मुकदमे और बीमारियां पड़ी हैं, तो वहां नरक है। ना नरक जमीन के नीचे, ना स्वर्ग आसमान में। फिर डराया जाता है कि तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, ये कभी मरती नहीं, अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो ये दुख पाएगी, ये नरक में चली जाएगी। आप जो है ना अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में चली जाएगी। तो मैंने कुछ लोग मेरे से इंटरव्यू लेने आए थे, आज भी कल भी, और एक दिन मथुरा वृंदावन के लोग भी मेरे पास इस इंटरव्यू को लेने के लिए आए थे। तब मैंने पूछा था कि भाई अगर स्वर्ग और नरक ये रूह जाती है और ये मरती नहीं, अजर है, अमर है, ना जन्म लेती है ना मरती है, तो जब देश आजाद हुआ तो हम 23 करोड़ थे, आज हम 140 करोड़ हो गए, तो 117 करोड़ रूहें कहां से आई? जब ये जन्म नहीं लेती तो 23 करोड़ ही रहनी चाहिए थी। चलिए, जीव जंतु, कीट पतंगे, मच्छर, कीड़े मकोड़े मर गए हुए, वो भी जितनी गंदगी फैली उससे कई 100 खरबों गुना ज्यादा हो गए, वो रूहें कहां से आई? इंसान 4 तत्व का पुतला है। जैसे ही धरती के ऊपर 4 चीजें मिलती हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति पैदा होती है, जीव जंतु पैदा होते हैं, उन्हीं में आदमी भी पैदा होते हैं, पशु भी पैदा होते हैं, शेर चीते पैदा होते हैं। जब धरती सूर्य से टूट के अलग हुई, ठंडी हुई, पानी आया, उस पर अनेकों जीव जंतु पानी और मिट्टी के मिलन और वायु और अग्नि के मिलन से पैदा हुए, उससे सृष्टि की रचना हुई। आज अगर हम कहें कि हम कहते हैं कि इंसान 4 तत्व का पुतला है, 5वीं उसमें बुद्धि है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि कठोर तपस्याओं से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप भगवान को मंदिरों मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, नदियों नालों पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं। भगवान ये प्रकृति है, उर्दू में इसे हम कुदरत कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसे नेचर कहते हैं। ये एक साइकिल चक्कर है। इस अंतरिक्ष के अंदर 9 ग्रह हैं, जिनमें पृथ्वी भी एक ग्रह है, और इस तरह ये एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। और व्यवस्था झूठ और तूफान की ऐसी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया, अगर पृथ्वी और चांद के बीच में सूर्य आ गया तो चंद्र ग्रहण हो गया। हम लोग इसको इतने भौतिक, इतने काल्पनिक और पाखंड के साथ जोड़ देते हैं। गर्भवती स्त्रियां बचे हैं, फलाना, ना जाने क्या क्या पाखंड इस देश के अंदर हुआ। मैंने कई बार ये बात पूछी कि भाई ये आत्माएं ना कहीं से जाती हैं, यही इंसान 4 तत्व से पैदा होता है। जैसे मैं जो है ना उनसे पूछा कि भाई मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, मैं स्वर्ग में था पिछले जन्म में कि नरक में था? बोले जी हमें मालूम नहीं। मैंने कहा भाई मैं बता देता हूँ, मैं पिछले जन्म से में कहाँ था वो तो तुम अंदाजा लगाना। मैं पिछले जन्म पैदा होने से पहले मैं अपनी माँ के गर्भ में था, वहां मैं अपने पिता के मिलन से आया। उससे पहले मैं पिता पे था, पिता के स्पर्म में था, स्पर्म उसके खून से बना, उससे पहले मैं खून में था। खून कहाँ से? रोटी से बना, अनाज दूध डाइट से बना, उससे पहले मैं रोटी दूध डाइट में था। वो दूध रोटी डाइट कहाँ से बनी? जो जमीन में वनस्पति पैदा हुई, जीव जंतु पैदा हुए, वो उससे मतलब जीव जंतुओं से वो डाइट आई। वो जीव जंतु कहाँ से बने? वो पृथ्वी और मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, जब 4 चीजें इकट्ठी हुई तो उससे वनस्पति और वो जीव जंतु पैदा हुए। इसका मतलब उससे पहले मैं मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु में था। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु जब मिलते हैं तो जीव जंतु वनस्पति पैदा होती है। तो मैं वहां से पैदा होकर रोटी में आया, रोटी से जीव जंतुओं में आया, उसके बाद खून में, खून से स्पर्म में आया, फिर गर्भ में आया, फिर पैदा होया। जिस दिन 68 साल का हो गया मैं, अब जिस दिन मरूंगा हवा में मिल जाएगी, सबसे पहले हवा निकलेगी, शरीर ठंडा हो जाएगा, अग्नि तब अग्नि मिल गया। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जब किसी ने दफनाया, जलाया, मिट्टी मिल गई, पानी मिल गया। ना मैं कहीं स्वर्ग में गया, ना कहीं नरक में गया। सृष्टि की मैथुन क्रिया से यही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है और यही मर रही है और यही खत्म हो रही है। ये जो कल्पना है, ये देश को लूटने वाली कल्पना है।
इसके ऊपर बहुत सारे बाबे आत्माओं का खेल खिलांदे में जेलों में चले गए। ऐसे ही बहुत अनर्थी जो है ना और जेल में जाने वाले हैं। इस पाखंड से इस देश को लूटा गया। अब जो है आपकी जो है कार्यकारिणी नई गठन की हुई है, आज हमने उसमें जो है नई पार्टियों को ढूंढते फिर आज हमारे जो है ना गोहाना के अंदर जो प्रोग्राम था, पहले हमने किशनलाल पांचाल को वहां पर इसमें 3 साल से प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था, लेकिन उन्होंने बॉडी का गठन नहीं किया, तो मैंने एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष ने अच्छा काम करना शुरू किया। तो इस बीच में शायद किशनलाल पांचाल को ये लगा कि अब शायद प्रदेश अध्यक्ष कोई और बनेगा, इसलिए वो हमें छोड़ करके कहीं दूसरी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहा है। लेकिन हमें अपना अच्छा साथी था, हम उसकी बुराई नहीं करते, लेकिन जिन पार्टियों ने हमें 55 साल तक धोया, 55 साल तक लूटा, बैकवर्ड के अंदर जिन लोगों ने 55 साल में कुछ नहीं दिया, आज वो वहां से क्या लेंगे ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर 25 हाईकोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, आज तक बैकवर्ड का, शेड्यूल कास्ट का, माइनॉरिटी का सिर्फ 5% हिस्सा है 90% लोगों का। देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे SC, BC और माइनॉरिटी की सिर्फ 5% की हिस्सेदारी है, 95% सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट हैं। देश के अंदर सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंट हैं, SC, BC के नाम की कोई रेजिमेंट नहीं। ऐसी व्यवस्था देश के अंदर बनी हुई है कि सारी अफसरशाही भी उनकी है। और यहां तक कि कैबिनेट के अंदर 90% OBC के वोट लेकर मोदी जी ने और खुद OBC का बनकर एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, ताकि खुलासा न हो जाए कि खेल कैसे खेला जाता है। देश के अंदर अनेकों राजदूत बाहर 300 के करीब जाते हैं, कोई राजदूत SC, BC में से नहीं गया। गवर्नर, MLC, राज्यसभा बहुत सारे बनते हैं, कहीं SC, BC के लोगों को नहीं बनाया जाता। ये तो एक ड्रामा है, नौटंकी है कि भाई OBC का रिजर्वेशन कैसे खत्म करें। ऐसे नहीं खत्म होता, अगर सीधा हम खत्म करेंगे तो शोर मचेगा। खत्म उन्होंने कैसे किया कि 8 लाख की सीमा को घटा करके 6 लाख किया। 6 लाख आज चपड़ासी, क्लर्क, मास्टर, JBT, क्लास 4 भी लोग 6 लाख की परिसीमा को पार कर जाते हैं। इसलिए वो बच्चे पढ़ाएंगे, उनको रिजर्वेशन देने की लोड़ ही ना पड़े। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो इनके पास पढ़ाने के लिए 2 पैसे नहीं, गरीब तबका है, वो बच्चे पढ़ाएगा ही नहीं, वो वैसे काबिल नहीं बनेगा। तो देना ही ना पड़े, जिनके लिए रखी उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको पढ़ लिख करके आगे बढ़ना था उन लोगों की सीमा से काट दिया। इसलिए OBC की रिजर्वेशन, किसी का प्लाट करोड़ रुपए का उसे नहीं मिलेगा, 5 किले की आमदना जिसकी 6 लाख से ज्यादा वो भी हो जाएगी, उसे नहीं मिलेगा। और आज जिसके घर में 2 प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी भी 6 लाख से आमदन ज्यादा हो जाएगी, उनको भी नहीं मिलेगा। यानी किसी को भी OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये OBC के साथ यूनिवर्सिटियां में, इंडस्ट्री में, मिनिस्ट्री में, जुडिशरी में और क्रीमी लेयर लगा करके इसको पूर्णतः बैन करने का एक प्रोपोगंडा है बीजेपी का, और पहले कांग्रेस का भी यही था। अब हमारे भाई वहां से किशनलाल पंचाल अपने समाज को कैसे इंसाफ दिलाएंगे जहां से 55 साल तक नहीं मिला, ये तो भविष्य बताएगा। बस जो संस्थाएं हैं उनके नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अपना हरियाणा के अंदर का नाम था, उसको अभी सैनी समाज ने जो मांग उठाई थी किसी नर्सिंग कॉलेज के नाम से जो रखा गया था। देखिए, वैसे तो खैर मैं एक बात कहूंगा कि वो भी एक काल्पनिक नाम था, लेकिन अगर नर्सिंग कॉलेज का या नर्सिंग स्कूल का जो नाम रखना था वो सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबाई फूले रखते तो हम मानते कि ये बात रियल राइट है। लेकिन 3% लोगों ने सबको एक एक भगवान पकड़ा रखा कि किसी को जो है ना महर्षि वाल्मीकि दिया, किसी को विश्वकर्मा दिया, हमारे को सैनी समाज को जो है ना सूरसेन दिया। मैं एक दिन पूछने लगा, मैं कहा भैया सूरसेन कौन था? बोला जी ये तो शत्रुघ्न की औलाद है। मैं कहा ये फिल्मों वाला शत्रुघ्न? बोला ना ना, जो राम का भाई था। मैंने कहा यार वो तो क्षत्रिय थे, फिर तुम शूद्र कैसे बने? तुम क्षत्रिय क्यों नहीं हुए? क्यों? मैं कहा काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं,
ना कोई राम था ना कोई श्याम था इस बारे में। ये तो सिर्फ हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा कि ये एक हमारे महाकाव्य हैं, जैसे किसी को नावल बना के लिख कर दे देते हैं कि आदमी अपनी जीवन शैली से उस नावल को जोड़ ले, ऐसे ही ये शास्त्र लिख के दिए। शास्त्र नहीं थे, गरीब तबके का गला काटने के शस्त्र थे। सर, जिस तरह से देश में माहौल बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे किसानों को टारगेट लेके एकदम? देखिए, मोदी जी ने पूरा अपना जो है ना वजूद झूठ पे केंद्रित किया, और अब हम ये कह सकते हैं कोई भी बिलीव कर, जब वो सच भी बोलने लगे तो भी उसका त्वार नहीं करेंगे लोग। तो पार्टी में जैसे आप उत्तर प्रदेश में आपने प्रचार किया, अब हरियाणा की तरफ आप रुक रहे हैं। देखिए, मैं अपने राजनीतिक दल जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, उसका नाम भी लोकतंत्र की हिफाजत करना है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। लोकतंत्र कहीं ड्रामा में लगता है, लोकतंत्र कहीं लागू है। संविधान में तो लिखे हुए सबके हक बराबर हैं, कोई जाति धर्म लिंग भेद जन्म स्थान से बड़ा नहीं है। लेकिन क्या करें, संविधान में तो 90% 85% लोग 15% के हिस्से में है और 15% लोग 85% के कब्जे में है। कहाँ है वो संविधान? संविधान एक नौटंकी चल रही है, लागू ही नहीं किया। हमें उसे लागू कराने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर बनाई है, जिसके सारे प्रदेशों में जहां जहां भी चुनाव होंगे पार्टी अपना कार्य कर रही है, करती रहेगी जब तक गरीब तबके को हम इंसाफ न दिला दें। अब कुछ नई कार्य करने का आपने गठन किया है, क्या युवाओं को मौका मिलेगा? उसमें मोस्टली युवा ही लोग लिए गए हैं। हमारा एक रिटायर्ड फौजी है, उसे प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी गई है, धर्मवीर फौजी को, और ठीक काम करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अन्यथा तो बदलियां तो पार्टियां का अपना विषय है। युवाओं के साथ बुजुर्गों का भी रहना जरूरी है, तो क्या ख्याल रखा? देखिए, मैं सामने मुकेश जी बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि ये प्रदेश लेवल पर काम करें, चाहे लीगल सेल के अध्यक्ष के तौर पर काम करें, और मैं इनकी स्वेच्छा के मुताबिक इनको जिम्मेवारी, लीगल सेल की जिम्मेवारी प्रदेश लेवल पर देना चाहता हूं, ताकि ये घूम घूम करके लीगल सेल के अध्यक्ष के तौर पर काम करें प्रदेश लेवल पे।